मोस्टली नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो जनरेट हो गए। 1 की जगह 1 पे 2 सैंपल्स जनरेट हो गए हैं, और 5 जहाँ 0.5 प्रोबेबिलिटी थी वहां हमने 5 सैंपल जनरेट आउट कर दिए। अब यहाँ पे हम सारा काम जो है वो इंडिविजुअल सैंपल्स के तौर पे करेंगे, इंस्टेड के पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हम रखें और पूरे एक्स के साथ जो है वो हम यूटिलाइज आउट करें। अब एक सैंपल क्या रिप्रेजेंट आउट कर रहा है, जैसे मैंने एक जहाज वाली एग्जांपल आउट की, तो वो एक सैंपल जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड आउट कर रहा है कि हम किस लोकेशन के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सैंपल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैप के अंदर हमारे पास जो प्लेन है वो हम इस पोजीशन पे मौजूद हैं, और यहाँ हमारे पास 5 सैंपल जनरेट हो रहे हैं, तो 5 डिफरेंट सैंपल्स हमें बता रहे हैं कि हम जो हैं वो इस ब्लॉक के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब जितने ज्यादा सैंपल्स एक एरिया के अंदर जनरेट आउट हो रहे होंगे, तो हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा होती चली जाएगी कि हमारे पास उस पोजीशन की, उस रोबोट की या जहाज की लोकेशन जो है इधर ज्यादा होने के चांस हैं एज कंपेयर टू जहाँ सिंगल है या कोई भी मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम सैंपल्स को ट्रैक करते हैं और तमाम वैल्यूज को जो है बाकी सारों को हम नहीं कर रहे, और इन सैंपल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, पार्टिकल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने लिए हुए हैं सैंपल्स, और उन सैंपल से हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट करने की भी इसमें कोशिश करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा आगे, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस मेथड को रोबोट की लोकलाइजेशन पे, या जैसे मैंने अभी प्लेन की लोकलाइजेशन की एग्जांपल दी उस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। सर जी सर, ये जो हम जैसे पार्टिकल फिल्टरिंग वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो सर इससे हमारे पास जो सैंपल्स आएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बायस नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर वो एक ही फॉर एग्जांपल डेंसिटी एक ही चीज की तरफ इंक्रीज कर रही है तो फिर सारे मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन उस तरफ अप्लाई करेगा, तो उससे हमारे मॉडल पे असर नहीं होगा? हमारा मॉडल अपडेट कर रहा होगा, क्योंकि हमने अपनी बिलीफ को साथ साथ में अपडेट करना है, अपनी लोकेशन को देखना है किस साइड पे ज्यादा मूव कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं होगी, नॉइज भी ऐड हो सकती है। मैं इधर आपको एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि हम जैसे हमने कहा था कि हमारे पास हम जब मूवमेंट ले रहे हैं तो कुछ मूवमेंट जो है वो नॉइजी है, हम चाह रहे हैं कि राइट साइड पे मूव हो, लेकिन एक्चुअली राइट साइड पे मूव नहीं हुआ, किसी एक्शन की वजह से लेफ्ट साइड पे मूव हुआ। तो लाजमी नहीं कि जैसे जैसे हम उस प्रोबेबिलिटी पे मूव कर रहे थे एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव आउट भी हो, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी मौजूद है। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि अगला स्टेप जो होगा वो कौन सा, xt+1 जो है वो कौन सी पोजीशन होगी, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं xt+1 जो है गिवन xt के टाइम स्टेप t से टाइम स्टेप t+1 के अंदर जो है वो हम मूव आउट कर रहे थे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ xt+1 गिवन x ऑफ t। अब ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर है, और हम यहाँ पे ये अंदाजा लगा रहे हैं, ये चेकआउट कर रहे हैं कि नेक्स्ट दफा, एक दफा जब मूवमेंट हो गई तो कितने हमारी मर्जी के मुताबिक सैंपल जनरेट आउट हुए। अब जितने भी हमारी मर्जी के मुताबिक जनरेट हुए, इसका मतलब है कि हम ठीक जा रहे थे। जितने नहीं होंगे हमें उन्हें डाउनग्रेड करना है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करके खत्म आउट करना है। अब क्लियर हुई ये बात कि अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स रहती, डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स रहेगी तो सारी मूवमेंट एक ही जैसी होगी, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहां पे अनसर्टेनिटी मौजूद है, 6 डिफरेंट लोकेशन ही सारे की सारी एक ही जैसी मूवमेंट आगे नहीं आ रही है, तो हमने अंदाजा लगाना है कि अब हम किस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। और इधर हमारा टारगेट क्या है, लाइक्लीहुड वेटिंग की तरह हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस जगह डेंसिटी इंक्रीज कर जाए,
मूवमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जिस जगह डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ज्यादा चांसेस यही है कि हम यहाँ पर मौजूद होंगे। अब जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0.5 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0.5 है तो मेजॉरिटी यहीं पे होंगी। लेकिन जब हम मूव करेंगे पहला एविडेंस आएगा, फिर उसके बाद दूसरा एविडेंस आएगा, से तीसरा भी हमारे पास आ जाता है। तो 3 एविडेंस के बाद भी क्या हम इन एरियाज में हैवी हैं या हम किसी और पोजीशन के ऊपर हैवी? तो जिस पोजीशन के ऊपर हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी, हमारी वैल्यू उसके मुताबिक कन्वर्ट करती चली जाएंगी। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, दूसरी चीज आपने जी बोली कि हमें जो हमारे पास अगेंस्ट होगी हमारी विल के, जो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको डाउनग्रेड करके रिमूव करेंगे। तो सर जो जी डाउनग्रेड का प्रोसेस होगा वो फिर कैसे कैरी आउट होगा उसमें, उसको रिमूव अब करने अगले स्टेप में मैं आपको बताने लगा हूँ इसको अगले स्टेप ठीक में है। आपको बता रहा हूँ। अभी पहला स्टेप हमारे सामने क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि इस दफा हम प्योर प्रोबेबिलिटीज नहीं ले रहे थे। जो अब हमारी रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटीज की, वो क्या है, एन पार्टिकल्स किस शेप में मौजूद है कि 10 फॉर एग्जांपल यहाँ 10 पार्टिकल मौजूद हैं, तो हम इन 10 पार्टिकल्स को एक लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर हम इनको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं और हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं इनकी तादाद जितने हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हो सकते थे उनकी तादाद से बहुत कम है। अगर तो पूरे हो जाएं फिर तो हमें 100% अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत थोड़े हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हमें इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर सारे के सारे में मिल जाए तो फिर तो हमारा कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। हम सिर्फ कुछ पॉइंट से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा लगा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब जब क्योंकि हमारे पास सैंपल्स जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, उनकी तादाद थोड़ी है, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे जिस पे प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। जैसे ये पॉइंट्स देखें, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये सारे पॉइंट्स के अंदर इस वक्त यहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इनकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। अब सैंपल हमने कहा, हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी के ऊपर या पाई की बेस पे जिसे हमने कहा, या प्रोबेबिलिटी जैसे हम कह रहे हैं x1 की बेस पे हमने नए सैंपल जनरेट आउट कर लिए कि इस ब्लॉक के अंदर 5 आए, बाकी ब्लॉक के अंदर कम तादाद के अंदर आए। तो स्टार्ट में हमने इन सब को एक वेट दे देना है। अब यहाँ बुक में आपको एग्जांपल मिलेगी 1 वेट के साथ, सारों को वेट हमने दे दिया है 1, यानी सारे बराबर हैं। मुख्तलिफ के अंदर आपको 1/n वेट भी मिलेगा जब आप मुख्तलिफ जगह चेक करेंगे, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम इसे वेट 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे फिल्टरिंग के अंदर पहला स्टेप हमारे पास था elapsed टाइम, तो पार्टिकल फिल्टरिंग में भी वही है कि हमने x t से x t+1 की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे टाइम क्रॉस हो रहा है तो हम एक इवेंट से दूसरे की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। तो हमारे सामने क्या है, एक नई प्रोबेबिलिटीज है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज की बेस के ऊपर नए टाइम के ऊपर मूव आउट कर रहे हैं, से हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं अपने ट्रांजिशन के अंदर, लेकिन हर कोई जो है वो क्लॉकवाइज मूव नहीं करता, कुछ जो है अनसर्टन हो जाते हैं, मूवमेंट जो है वो लेफ्ट राइट भी हो सकती है। जैसे अभी एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये मौजूद है एग्जांपल 3 जो ग्रीन में यहाँ नजर आ रहा है। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम यूं मूव कर रहे हैं, तो इस नेक्स्ट मूव किया, ये अपने पार्टिकल पोजीशन के ऊपर आ गया 3-2 के ऊपर। ये हमारे पास कौन सा मौजूद है, ये हमारे पास रो 1 कॉलम 2 मौजूद है। ये मूव करेगा तो 1-3 हो जाएगा, ये मूव करके अप मूव कर गया। इसी तरीके से जो ये वाले पोर्शन थे इनको आगे मूव करना था,
और 5 को नीचे मूव करना था, क्लॉकवाइज सारों ने मूव करना था। लेकिन हम देखें एट द एंड हमारे पास कुछ रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड मूव हुए और बहुत सारे एक्सपेक्टेड मूव नहीं भी हुए। एग्जाम्पल हम यहां पे देखें तो ये मूव हो गया है, इन दो में से सिर्फ एक जो है वो डाउनवर्ड मूव हुआ है और एक जो है शायद यहां मूव हो गया। इन 5 में से 3 जो हैं वो डाउनवर्ड मूव हुए और कुछ यहां पे 2 शायद मूव हुए हैं, तो एक आध राइट मूव हो गया। तो हमारे पास एक नई जो पोजीशंस जो हैं वो जनरेट आउट हो गई हैं आफ्टर द टाइम 1 स्टेप के t से t+1 स्टेप के अंदर हम मूव हो गए। अब ये हो गया हमारे पास elapsed टाइम। अब जैसे फॉरवर्ड मेथड के अंदर हमारे पास मौजूद था कि फॉरवर्ड मूव होने के बाद, टाइम इलैप्स होने के बाद हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी, कुछ इमिशन हुई। प्रोबेबिलिटी क्या थी? इमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन गिवन x, कि हम x t से x t+1 पे मूव हुए, इसके बाद हमारे पास इमिशन t+1 आ गई और इसकी बेसिस पे हमने x t+1 की वैल्यू को, बिलीफ को दोबारा अपडेट करना था। ये प्रायर बिलीफ इनटू इमिशन प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास दोबारा बिलीफ जो है वो बन जाता है। और बिलीफ हम यहां पे किस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट को हमने देखना है कि हमारे पास अब कितनी, एक ब्लॉक के अंदर कितने सैंपल्स जो हैं वो जनरेट होके आ गए हैं। उसकी बेसिस पे हमने नए वेट असाइन किए। ये प्रोबेबिलिटीज जब हमने असाइन किए तो हमारे पास नए वेट जो हैं वो जनरेट होंगे। उन नए अब यहां पे देखें तो ये सम जो है वो 1 के बराबर नहीं आ रहे। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है नॉर्मलाइज करने का, कि हम सम लेके हर वैल्यू को डिवाइडेड बाय सम कर देते हैं, कि जितना भी इसका सम आया तो हर वैल्यू को डिवाइडेड बाय सम हम करेंगे। तो ये हमारे पास नए वेट्स बन जाएंगे इन पार्टिकल्स के जो हमारे पास यहाँ पे पहुंच चुके हैं सैंपल्स। अब इन वेट की बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम जो एग्जांपल के अंदर दिखा रहे हैं तो ब्लॉक्स के साइजेस को हैवी या लो कर रहे हैं। अब ये 2 स्टेप्स हमारे पास मूव हो गए। अब तीसरा काम जो सिंपल फॉरवर्ड से डिफर कर रहा है वो काम ये है कि अब हमने, अब जो ये नई वेटेज आ चुकी है, इस वेटेज की बेसिस के ऊपर हमने दोबारा रीसैम्पलिंग परफॉर्म करनी है। जब भी मैंने पहले आपको कहा था कि हमारे पास हमने डाउनग्रेड करके हमने दोबारा रीसैम्पलिंग परफॉर्म आउट करनी है, तो जो वैल्यूज बहुत डिक्रीज होती गई, जैसे ये पॉइंट हमारे पास मौजूद था, तो नया सैंपल जब इससे जनरेट आउट होगा तो यहाँ कोई सैंपल जनरेट नहीं हुआ। लेकिन जहां हमारे पास सैंपल वेट ज्यादा है, देन देयर इज अ चांस कि वहां एक से ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट आउट होते चले जाएं। दैट टर्म इज डाउनग्रेडेड, कि ये डाउनग्रेड हो गया, जहां वेटेज ज्यादा है वहां वेटेज ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। अब पिछले जो प्रोबेबिलिटीज थी उसको हम खत्म कर चुके हैं। अब नए प्रोबेबिलिटीज के बेस पे, नए सैंपल्स की बेस पे अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है दोबारा हम परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुई बात? आप नॉर्मलाइजेशन दोबारा पूछिएगा। सर इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी फिर जब हम दोबारा से रीसैम्पलिंग करने लगेंगे? तो हम यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यही जो है इक्विवेलेंट करती है रीनॉर्मलाइजेशन के बराबर, कि हम दोबारा से अपने आप को एडजस्ट आउट कर रहे हैं, नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं।
इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा बिलीफ चेंज हो रहा है और जिस जगह पे हमारे पास रोबोट के मौजूद होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे वेट्स के हिसाब से कहूँ तो यहाँ पे बॉक्स पार्टिकल हैवी है, तो मेरा बिलीफ ये कह रहा है कि यहाँ पे रोबोट के होने के चांसेस ज्यादा हैं। और यहाँ बिलीफ बहुत कम है, डॉट जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू पे मौजूद है, तो मेरे पास जो पॉइंट है वो बहुत डाउनग्रेडेड हो चुका है। तो नई सैम्पलिंग जब मैंने इसे जनरेट आउट की है, और उसके लिए मुझे क्या करना था कि मुझे पहले, क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं थे, सम लेके जितने भी पार्टिकल थे, n पार्टिकल थे, इन सारों का सम लेके हर एक के ऊपर मैंने डिवाइड आउट किया। जो नई वैल्यूज आई उसकी बेसिस के ऊपर वो मेरे लिए नई प्रोबेबिलिटी बन गई। नई प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर मैंने दोबारा सैंपल्स लिए, तो जहां वैल्यूज बहुत कम थी वो खत्म हो गए, जहां ज्यादा थी अब वो नए वैल्यूज, वहां पे नए सैंपल्स जो हैं वो जनरेट हो गए। और ये स्टेप्स जो हैं, 3 स्टेप्स जो है वो हम बार बार परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम देखें इसके अंदर, पहला टाइम क्या है, एलैप्स टाइम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हो रही है, t से t+1 टाइम के अंदर हम मूव कर गए। अब उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई, ऑब्जर्वेशंस आने के ऊपर हमने वेट बनाए इसके, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नए हमारे पास ये वैल्यूज ट्रू आई, इमिशन प्रोबेबिलिटीज आ गई थी, उसकी बेसिस के ऊपर लाइक्लीहुड उसके कैलकुलेट आउट किए, लाइक्लीहुड वेट हमने कैलकुलेट किए। अब अगला काम जो है, फिर हमने रीसैंपल दोबारा नई प्रोबेबिलिटीज के ऊपर किया, पिछली प्रोबेबिलिटी को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब वेट आने के बाद हमारे पास नए प्रोबेबिलिटीज बन गई, अब इन नई प्रोबेबिलिटीज की बेस पे दोबारा रीसैंपल किया, तब हमारे पास जहां प्रोबेबिलिटी बहुत कम है वो खत्म होते गए, जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा थे वहां नए सैंपल जनरेट होने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, डेंसिटी वहां पे इंक्रीज होती चली जा रही है। फिर अगेन हमने n सैंपल जनरेट आउट किए और ये स्टेप हम बार बार परफॉर्म करते चले जाएंगे। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अब अगर हम प्लेन वाली एग्जांपल लें तो हम यही कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्लेन है जब वो मूव कर रहा है, हम मुख्तलिफ ट्रेन्स पे मूव कर रहे हैं और आइडिया लगा रहे हैं कि हमारे पास एक एक्स जो सैंपल है वो प्लेन के यहां पे होने का बता रहा है, और एक सैंपल, फॉर एग्जाम्पल 2 सैंपल है, एक सैंपल हमें यहां पे होने का बता रहा था और एक सैंपल हमें यहां इस पोजीशन पे होने का बता रहा था। नए आने वाले 3 ऑब्जर्वेशन या 3 या 4 जितने भी हम कह रहे हैं, उतने ऑब्जर्वेशन के बाद हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं या इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। तो हम जिस पोजीशन पे होने के चांसेस हमारे पास कम हैं, उन पोजीशंस को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। जैसे ये पोजीशन थी तो हमने ये डिस्कार्ड किया। जिधर हमारे पास होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिधर ज्यादा सैंपल्स हमें बता रहे हैं कि इसी पोजीशन में हैं कहीं हम, तो वहां पे अब हमारे पास नई पोजीशंस बनती जाएंगी। जहां थोड़े चांस होंगे वहां पे भी कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, वो नए सैंपल्स के अंदर दोबारा जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह नए सैंपल्स आएंगे, हम और आगे मूव करेंगे। यही 3 स्टेप्स जो हैं कि elapsed टाइम, वेटेज का और उसके बाद रीसैंपल का, ये काम हम परफॉर्म करेंगे तो ये मजीद श्रिंक होते जाएंगे एक बॉक्स की तरफ, टिल द पॉइंट कि हमें 100% के करीब करीब वैल्यूज मालूम होना शुरू हो जाएं कि अब हम किस एरिया के अंदर आ चुके हैं। और ये प्रोसेस सारा कहलाता है पार्टिकल फिल्टरिंग। और पार्टिकल फिल्टरिंग हमें, जैसे अभी जहाज वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, इसी तरीके से रोबोट की मैप करने की पोजीशन में भी हो सकता है कि हमें मैप का पूरा पता है, हम इस पूरे मैप को मालूम है, लेकिन हमें रोबोट की एक्चुअल पोजीशन नहीं मालूम। हम उसे सिर्फ सिग्नल सेंड आउट कर रहे थे, वो उससे कुछ ऑब्जर्वेशन हमें बता रहा था कि उसके चारों तरफ क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर हम रीडिंग लेके अंदाजा लगा रहे हैं कि वो अपने इस पूरे मैप में किस जगह हो सकता है।
अब यहाँ पे भी हमारे सामने क्वेश्चन यही आ सकता है कि स्टेट स्पेस जो है और रीडिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट के अंदर हो सकती हैं और हम सारे बिलीफ्स को जो है स्टोर नहीं कर सकते। तो हमें पार्टिकल फिल्टरिंग का यानी सैंपल बेस्ड फिल्टरिंग का जो है वो यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है। हम सारी की सारी कर सकते होते, हमारे पास इतनी मेमोरी मौजूद होती तो हम सिंपल फिल्टरिंग मेथड जो था, जो फॉरवर्ड एल्गोरिदम था, उसके थ्रू कर लेते। हर एक की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज हमें एंड तक ही मालूम हो जाती, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। इसी वजह से हमें सैम्पलिंग का जो है वो आइडिया लगाना पड़ेगा और फिर जैसे रोबोट मूव करेगा तो हम कैंसल आउट करते जाएंगे कि ये इस पोजीशन में मौजूद नहीं है, इस पोजीशन में मौजूद नहीं है, और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो अंदाजा लगाते जाएंगे। तो पहले हमने सैंपल किया, हो सकता है यहाँ पे मौजूद है, हो सकता है यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस हमारे सामने, ऑब्जर्वेशन जो है वो आती जाएंगी, हम उन एरिया जहां पे वो मौजूद नहीं है उनको कैंसल आउट करते चले जाएंगे। तो ज्यादा सैंपल जो एक ही पोजीशन की तरफ आते जाएंगे, तब हमारी जो बिलीफ जो है कि ये किस लोकेशन में मौजूद है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं।